नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेल गेज के ऊपर। रेल गेज कितने प्रकार का होता है, कौन सा एरिया के लिए कौन सा रेल गेज सुइटेबल है, हर एक रेल गेज का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और स्लीपर कितने प्रकार का होता है, हर एक का पर्पस क्या है, हर एक का एडवांटेज क्या है, हर एक का डिसएडवांटेज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली रेल गेज जो है वो चार प्रकार का है। रेल गेज चार प्रकार का है, लेकिन इससे जानने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है रेल गेज किसे कहा जाता है। बेसिकली गेज मतलब एक एक रेल ट्रैक में दो रेल होते हैं, एक रेल और इधर एक रेल, दो रेल के ऊपर व्हील मूव करता है। तो एक रेल गेज में, एक रेल ट्रैक में दोनों रेल के बीच का जो पैरेलल डिस्टेंस है, एक रेल और दूसरा रेल, दोनों रेल के बीच के जो पैरेलल डिस्टेंस है उसे कहा जाता है गेज डिस्टेंस। ठीक है। और ये डिस्टेंस के ऊपर, इसी डिस्टेंस के ऊपर निर्भर करके गेज टोटल चार प्रकार का है। ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज क्या है, यानी कि दोनों पैरेलल रेल के अंदर अगर डिस्टेंस 1.676 मीटर हुआ, 1.676 मीटर हुआ, तब इसको हम लोग बोलेंगे ब्रॉड गेज। मीटर गेज क्या है, स्टैंडर्ड गेज क्या है, अगर दोनों रेल के बीच का अंतर अगर 1.435 मीटर हुआ तब इसको बोलेंगे मीटर गेज। और अगर दोनों रेल गेज के बीच का अंतर 1 मीटर हुआ, कभी कभी 1.0067 मीटर भी हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मीटर गेज। बेसिकली 1 मीटर का ही है। और नैरो गेज हम लोग किसको बोलेंगे, नैरो गेज दो प्रकार का आता है। एक होता है 762 मिलीमीटर और एक होता है 610 मिलीमीटर, यानी कि 762 मिलीमीटर भी हो सकता है और 610 मिलीमीटर भी हो सकता है। तो बेसिकली गेज चार प्रकार का, ब्रॉड, स्टैंडर्ड, मीटर और नैरो। ठीक है। अब कौन सा कहां पे इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम लोगों को टोटल 5 पॉइंट पे ध्यान देना जरूरी है। नंबर 1 हो गया ड्यूरेशन ऑफ कंट्री, मतलब यानी कि टोपोग्राफी ऑफ कंट्री। जिस एरिया पे हम लोग उस गेज को बिछाएंगे, उस गेज को एस्टेब्लिश करेंगे, वहां का लैंड पोजीशन कैसा है। नंबर 2 हो गया कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट, वहां के डेवलपमेंट पर्पस क्या है। नंबर 3 हो गया आपका इकोनॉमिकल कंडीशन। नंबर 4 हो गया आपका एनवायरमेंटल कंडीशन। ये बेसिकली यही चार पॉइंट बेसिकली इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है टोपोग्राफी ऑफ द लैंड। टोपोग्राफी ऑफ द लैंड मतलब अगर नॉर्मल प्लेन लैंड रहा, अगर नॉर्मल प्लेन लैंड रहा, तब हम लोग प्रेफर करेंगे ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज या फिर मीटर गेज, लेकिन बेसिकली ब्रॉड गेज या स्टैंडर्ड गेज। लेकिन ये ब्रॉड गेज और स्टैंडर्ड गेज का अपना फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या है, देखिए, गेज डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही व्हील का डायमीटर ज्यादा होगा। यानी कि बेसिकली देखा जाता है व्हील का डायमीटर टोटल गेज डिस्टेंस का 0.7 टाइम्स 5 टाइम्स होता है। यानी कि गेज डिस्टेंस टोटल जितना होगा उसके ऊपर चलने वाला चक्का जो होगा, ट्रेन का जो व्हील होगा, जो व्हील डायमीटर उसका 0.75 टाइम्स होगा। तो जितना गेज डिस्टेंस बढ़ेगा व्हील का डायमीटर भी बढ़ेगा, उतना व्हील का डायमीटर जितना बढ़ेगा गेज का टोटल ट्रैक यानी कि ट्रैक का डिस्टेंस बढ़ेगा, उतना ऊपर चलने वाला ट्रेन का विड्थ बढ़ेगा, ट्रेन का कैपेसिटी बढ़ेगी और हर एक चीज धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा। और ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज सबसे ज्यादा हेवी लोडिंग कैपेसिटी, ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी, स्पीड कैपेसिटी सबसे ज्यादा ब्रॉड गेज का है, उससे थोड़ा कम स्टैंडर्ड गेज का है, उससे थोड़ा कम मीटर गेज का है और नैरो गेज का सबसे कम होता है। यानी कि अगर तो आप ब्रॉड गेज आप हर जगह बिछा नहीं सकते। अगर आपका माउंटेनियस एरिया है, बहुत ज्यादा कर्वेचर है, तब ब्रॉड गेज आप यूज नहीं कर सकते उतना कर्व एरिया में, तब प्रेफरेबल कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। ब्रॉड गेज के लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि विड्थ ज्यादा है तो स्लीपर का विड्थ ज्यादा होगा, मटेरियल कॉस्ट ज्यादा होगा, एक रेल का जो इनर मटेरियल होगा वो मटेरियल ज्यादा डालना होगा आपको, ट्रेन ज्यादा बड़ी होगी, तो हर एक कॉस्ट धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। तो ब्रॉड गेज के लिए खर्चा भी ज्यादा है, तो इकोनॉमिकल कंडीशन भी मैटर करता है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। डेवलपमेंट एरिया मतलब अगर डेवलप्ड एरिया है यानी कि वहां का पॉपुलेशन ज्यादा होगा, वहां पे पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगी तो वहां का लोड कैपेसिटी ज्यादा करना होगा आपको, हर चीज बढ़ाना होगा आपको। अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तब आपको लोड कैपेसिटी बढ़ाना होगा, तब वहां पे आप ब्रॉड गेज इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर नॉर्मल मॉडरेट एरिया है, अर्बन एरिया है, तब आप प्रेफर कर सकते हो स्टैंडर्ड गेज या मीटर गेज। और अगर माउंटेनियस एरिया है, अगर उत्तराखंड जैसा, लद्दाख जैसा अगर माउंटेनियस एरिया है, तब आप इस्तेमाल कर सकते हो नैरो गेज, क्योंकि नैरो गेज में कर्वेचर ज्यादा होता है, तो नैरो गेज कर्व करने में आसानी है और लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम है, पॉपुलेशन भी कम है, तो नैरो गेज सुइटेबल है। तो ये तो रहा चारों गेज की बातें, ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज और
नैरो गेज। फायदा और नुकसान आप जान गए। अब स्लीपर भी कितना प्रकार का है। बेसिकली स्लीपर जो है, बेसिकली देखिए, आप प्रेफरेबली देखे होंगे कंक्रीट स्लीपर, और पहले ज़माने में यूज़ होता था वुडन स्लीपर। तो बेसिकली कंक्रीट स्लीपर होता है, वुडन स्लीपर है, कास्ट आयरन स्लीपर है, स्टील स्लीपर है और कंपोजिट स्लीपर है। बेसिकली 5 प्रकार का स्लीपर है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं पहले वुडन स्लीपर के बारे में। सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता था वुडन स्लीपर। वुडन स्लीपर में हम लोग इंडिया में यूज़ होता है साल की लकड़ी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। टीक या ओक भी इस्तेमाल होता था वेस्टर्न कंट्री में। तो वुडन स्लीपर का अपना फायदे हैं, अपने नुकसान है। फायदे क्या है? वुडन स्लीपर ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी कि आप कभी भी उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरे जगह प्लेस कर सकते हो। इकोनॉमिकल है, इजी टू अवेलेबल है और हल्का होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसीलिए वुडन स्लीपर पहले ज़माने में यूज़ होता था, लेकिन प्रेफरेबली फॉर मीटर गेज। तब के ट्रैक मीटर गेज होते थे सारे, तो बेसिकली मीटर गेज के लिए सही है। ब्रॉडर गेज के लिए वुडन स्लीपर उतना मजबूत नहीं होता है। दूसरा क्या है, वुडन स्लीपर का नुकसान क्या क्या है? वुडन स्लीपर में देखा गया है कि ड्राई रॉट और वेट रॉट, यानी कि जो फंगल इन्फेक्शन है वो वुडन रॉट में ज़्यादा हो जाता है। तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है, तो हम आपको 5 साल 10 साल में इसको चेंज करना पड़ता रहता है। तो इसीलिए ये इसका नुकसान है वुडन स्लीपर का। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं कंक्रीट स्लीपर का। कंक्रीट स्लीपर का फ़ायदा क्या है? ये ज़्यादा दिन तक आप चल सकते हैं, मिनिमम 10 से 15 साल ही चल सकता है, ज़्यादा भी चल सकता है, डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन इसका नुकसान और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम है कंपेयरिंग विद कास्ट आयरन स्लीपर और कंपोजिट स्लीपर। लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है, ये डिपेंड करता है नीचे कोई सपोर्टिव मटेरियल देना होगा आपको। इसीलिए आप देखे होंगे कोई भी ब्रिज के ऊपर, रेलवे ब्रिज के ऊपर कंक्रीट स्लीपर नहीं दिया जाता, हर जगह वो मेटल स्लीपर यूज किया जाता है। तो नीचे कोई सपोर्ट ना होने की वजह से, यानी कि उतना कंप्रेशन नहीं सह सकता, इसीलिए उसको हम लोग टेंसाइल जगह पे यूज नहीं करते, जहाँ पे बेंडिंग चांसेस है। बेंडिंग में ये उतना इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए हम लोग बेंडिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये हो गया कंक्रीट स्लीपर। दूसरा आता है कास्ट आयरन स्लीपर। कास्ट आयरन स्लीपर बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका पॉट स्लीपर, दूसरा होता है प्लेट स्लीपर। पॉट स्लीपर का अपने फायदे हैं, नुकसान है। नुकसान क्या है? पॉट स्लीपर कर्व में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर डिग्री ऑफ कर्वेचर अगर 4 डिग्री से ज़्यादा है, अगर रेलवे ट्रैक का कर्वेचर 4 डिग्री से ज़्यादा हो, तब आप पॉट स्लीपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब आपको यूज़ करना होगा प्लेट स्लीपर। लेकिन इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है? देखिए, कास्ट आयरन एक बहुत ही ब्रिटल मटेरियल है, ये आप जानते हैं। तो ये ब्रिटलनेस की वजह से अगर इंपैक्ट स्ट्रेंथ हुआ कभी भी, या थोड़ा बहुत क्रशिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा इंपैक्ट वैल्यू हुआ, तो टूट सकता है। इसीलिए कास्ट आयरन स्लीपर हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल ट्रैक में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर एक स्पीड कंसिस्टेंसी है, तब आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 50 साल होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है। दूसरा कि ये रिसाइकल वैल्यू इसका बहुत ज़्यादा है, अगर खराब भी हो जाए तो इसको पिघला के फिर आप नया स्लीपर बना सकते हो, जो कि आप कंक्रीट स्लीपर में नहीं कर सकते। अगर कंक्रीट स्लीपर टूट गया तो उसको फेंक देना के अलावा कोई आपके पास चारा नहीं है। लेकिन ये आप मेटल स्लीपर में आप कर सकते हो, कास्ट आयरन स्लीपर में आप कर सकते हो। दूसरा क्या है? स्टील स्लीपर। एक चौथा क्या? स्टील स्लीपर। स्टील स्लीपर जो है इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान क्या क्या है? कोरोशन रेजिस्टेंस उतना नहीं है, कोरोटेड हो जाता है बहुत जल्दी। दूसरा क्या है? ये बहुत हेवी हो जाता है, स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत हेवी बना देता है। और बैलास्ट मटेरियल आपको चूज करना होगा इस हिसाब से। अगर कोस्टल एरिया पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, सॉल्टेड मतलब वाटर की वजह से, वैसा एरिया में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जहाँ पे वाटर टेबल बहुत नज़दीक है, वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये बेसिकली इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हो? बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हो टेंसाइल फोर्स को रोकने के लिए, यानी कि जहाँ पे बेंडिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेंडिंग हो रहा है, यानी कि ब्रिजेस में जहाँ पे रेलवे ब्रिज वगैरह है, वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। रेलवे में आप कर सकते हो स्टील स्लीपर, ठीक है। आखिरी जो हमारा है कंपोजिट स्लीपर। कंपोजिट स्लीपर हाल ही में डेवलप किया गया है कि कंपोजिट यानी कि कंपोजिशन है। किस चीज़ का कंपोजिशन है? प्लास्टिक और रबर और मेटल फाइबर का कंपोजिशन है। कुछ फाइबर रीइंफोर्स किया जाता है, रबर और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, हल्का होता है, इकोनॉमिकल है और रेलवे ट्रैक बैलास्ट मटेरियल इसके साथ इफेक्टिव नहीं होता, कोरोशन प्रूफ है। लेकिन नेगेटिविटी क्या है? हीट रेजिस्टेंस नहीं है ज़्यादा, फायर प्रूफ नहीं है, आग लगने के चांसेस ज़्यादा है। अगर हीट हो जाता है बहुत ज़्यादा तो पिघल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और लार्ज प्रोडक्शन अगर आप करना चाहते हो तो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं रहता है। तो ये रहा आपका स्लीपर के बाद। तो आप
राउंड अप कर देते हैं। क्या क्या चीज़ सीखे? बेसिकली स्लीपर चार गेज डिस्टेंस 4 प्रकार का होते हैं, ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ब्रॉड गेज यानी कि 1.676 मिलीमीटर, स्टैंडर्ड गेज यानी कि 1.435 मिलीमीटर, मीटर गेज यानी कि 1 मीटर, नैरो गेज यानी कि 710 या 762 या 610 मिलीमीटर। ये हो गया गेज की बातें। और अगर आपका स्लीपर का बात किया जाए तो वुडन स्लीपर, कॉन्क्रीट स्लीपर, स्टील स्लीपर, कास्ट आयरन स्लीपर, कास्ट आयरन में 2 आ जाता है, पॉट और प्लेट, और आपका फाइनली हो गया आपका कंपोजिट स्लीपर। तो आई होप आज बहुत कुछ सीखे होंगे। इसी तरह इंटरेस्टिंग सिविल इंजीनियरिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।